हेलो दोस्तों, ईयर है 1835। इस साल ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दी जाती है। इसमें वो लोग इस बात पर स्ट्रेस करते हैं कि हिंदुस्तान यानी इंडिया में यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज की सब जरूरत, यानी सभी नागरिक के लिए समान नागरिक कानून रखा है, चाहे वो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, किसी भी रिलीजन से हो या फिर कोई ट्राइबल कल्चर से, सबके लिए एक समान नागरिक कानून। यहाँ से फाउंडेशन दिया गया एक ऐसे थॉट का जिसने आगे जाकर 1948 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को जन्म दिया। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि इतने सोच और सुझाव के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया है और ये कोड आर्टिकल 44 में सिर्फ एक लिखित बात रह गई और अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं है सिवाय गोवा के। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि गोवा में भी इसे लागू करने वाले हमारे इंडियन लॉ मेकर्स नहीं। क्या आपको पता है कि गोवा में इसे कब और किसने लागू किया? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। पर आखिर इस यूसीसी की जरूरत ही क्या है इंडिया में? क्या हमारे लिए एक बहुत जरूरी कानून है या फिर एक बहुत बड़ी भूल? स्वागत है आपका दोस्तों। आज के एपिसोड में हम इन सब सवालों की जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये भी समझेंगे कि आखिर प्रेजेंट डे में यूसीसी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, ताकि आप अच्छी तरह इस बात को समझ पाओ और आप ये भी जान पाओ कि हमारे लाइफ में से क्या चेंजेस आ सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरुआत से एक बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहा है। इसको लेकर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था तब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत बहस हुई। कुछ लोगों का कहना था कि एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न इंडिया के लिए एक ऐसे लॉ की सख्त जरूरत है। ऐसा लॉ हमारे देश में इक्वालिटी को एक नए लेवल में लेकर जाएगा। तो कुछ और लोगों का कहना था कि इंडिया हमेशा से ही एक डाइवर्स कल्चर का देश रहा है, बहुत सारे रिलीजन और कल्चर इस देश के एक अटूट हिस्से हैं और यूसीसी के जरिए उनके पर्सनल लॉज को छीन लेना हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के स्पिरिट के खिलाफ रहे। खास करके 1948 में जब इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड से गुजर रहा था, तो उसी वक्त हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उठते हैं और कुछ पॉइंट्स याद दिलाते हैं। पहली बात ये कि हमारे देश में क्राइम्स के लिए ऑलरेडी एक क्रिमिनल कोड ऑपरेट कर रहा है, इंडियन पिनल कोड 1860 के जरिए, और ये पूरे देश में लागू है और सबके लिए सेम। इसके अलावा और भी चीजें जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर से डील करती है, ये भी हमारे देश में सब जगह लागू है और सबके लिए सेम है। तो बेसिकली यूसीसी बच गया सिर्फ उन चीजों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 44 में यूसीसी को लेकर आखिर लिखा क्या? The state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। यानी हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि आगे जाकर यूसीसी को हमारे पूरे देश में लागू किया जाए। और आखिर में ये डिसाइड हुआ कि इसे फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए छोड़ देंगे। वो डिसाइड करेंगे कि इसे कब और कैसे लागू करना है। तब तक हमारे देशवासियों को इसको लेकर अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए और एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी बनाया जाए जो आगे जाकर खुद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए डिमांड करेगी और इसे अपनाएगी। क्योंकि उस वक्त इसे लागू नहीं किया गया, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट्स में ना डालकर ईपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स में डाला गया, ताकि आगे जाकर इसको लागू किया जा सके। लेकिन हमारे देश में यूसीसी जैसे कानून क्या जरूरत महसूस? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में डेमोक्रेसी है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन और कल्चर के लोग साथ मिलकर रहते हैं और आजादी से पहले भी रहते थे। अब इसलिए लोगों के पर्सनल लॉज जैसे मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन वगैरह उनके ही रिलीजन और कल्चर से उन्हें मिले और वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं पर्सनल लॉज को फॉलो करते हैं। जैसे कि हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 और इसी तरह से क्रिश्चियन और पारसीज के लिए अपने अपने पर्सनल लॉज। इसी तरह से आजादी के पहले ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे जो कि बहुत पुराने सोचते थे और मॉडर्न इंडिया की सोच से टकराते थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, कास्ट के बेसिस पे मैरिज किए जा रहा। लेकिन उस वक्त ये सब पर्सनल लॉस के अंदर आते थे। बहुत बाद में जाकर इन्हें एक्ट्स और लॉस के जरिए खत्म किया गया। लेकिन भारत में आज भी कई जगह आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। उसी तरह से पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी करना मुस्लिम पर्सनल लॉज में आज भी पाई जाती है। प्रेजेंट डे की अगर बात की जाए तो यूसीसी के फेवर में और इसके खिलाफ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। फेवर में इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं जैसे यूसीसी से देश में यूनिटी यानी एकता को बढ़ावा मिलेगा और फिर सभी रिलीजन और कल्चर के लोग एक कानून को फॉलो करेंगे और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लोग ये भी कहते हैं कि कई लोग पर्सनल लॉस के अंदर अपने फायदे के लिए लूप होल्स निकालने की कोशिश करें, जैसे कि अगर उन्हें अपने रिलीजन के पर्सनल लॉज नहीं पसंद है
तो वो रिलीजन ही चेंज कर लेते हैं और उस तरह से उनका पर्सनल लॉ भी चेंज होता है। यूसीसी के जरिए इसको भी करेक्ट किया जाएगा। कुछ पर्सनल लॉस में जेंडर इनइक्वालिटी की झलक भी हमेशा देखी जाती है, क्योंकि ये लॉस उस दौर से चले आ रहे हैं जहाँ पे वुमेन को कुछ मामलों में इक्वालिटी नहीं दिया जाता। यूसीसी जब आएगा तो इसको भी करेक्ट किया जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हर देश में आजकल अपना एक यूसीसी लागू है, तो हमारा देश इंडिया क्यों पीछे है? जब ये आएगा तो हमारे देश में लॉ मेकिंग को बहुत इजी कर दिया जाएगा। यूसीसी लागू करने के बाद पॉलिटिशियंस भी पर्सनल लॉस के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं कह पाएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके पर्सनल लॉस को सेफ रखूंगा वगैरह वगैरह। वही कई लोग हैं जो यूसीसी के अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट करते हैं। सबसे बड़ा आर्गुमेंट तो ये है कि यूसीसी हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अटैक कर रहा है। लोगों के पर्सनल लॉस उनके रिलीजन के हिस्से हैं और यूसीसी के जरिए इन्हें छीना जा रहा है। अभी भी कुछ कम्युनिटीज अपने पर्सनल लॉस को लेकर काफी सेंसिटिव है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटीज। नागालैंड में तो अभी भी क्रिमिनल और सिविल जस्टिस के लिए अपना ही कानून आर्टिकल 371A के तहत वहां के सोशल और रिलीजियस कस्टम्स के खिलाफ तो पार्लियामेंट का एक्ट भी नहीं टिक सकता। इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज को यूसीसी के लिए कैसे राजी किया जाए? कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अभी भी हमारे देश में यूसीसी को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं आ पाई है कि तमाम लोग इसकी जरूरत को समझ सके। उसके ऊपर से रिलीजियस मैटर से इसका कनेक्शन होना इसे लागू करना और भी मुश्किल कर देता है। इन शॉर्ट, इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर दिस। एक आर्गुमेंट ये भी है दोस्तों कि यूसीसी जैसे कानून को जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया जा रहा है, क्या ये उसे सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश इंडिया में चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड मैरिज को लेकर ऑलरेडी एक लॉ बनाया गया है कि इन सबको इलीगल कर दिया गया। लेकिन फिर भी आज के दिन में आपको कई विलेज इलाकों में ये देखने को मिल जाए और वहाँ लोग इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। गोवा को ही देख लीजिए, गोवा में यूसीसी का अपना एक वर्जन है, गोवा फैमिली लॉ के नाम से। 1870 में इसे पोर्टुगीज लाए, फिर बाद में जब पोर्टुगीज रूल खत्म हुआ तो फिर ये लॉ वैसे ही कायम रहेगा। अब इस पे अगर नजर आए तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात, गोवा में मैरिज के वक्त एसेट्स को हस्बैंड और वाइफ के बीच में आधा आधा बांट दिया जाता है और फिर आगे जाके जब डाइवोर्स होता है तो दोनों को आधा आधा वापस मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग मैरिज से पहले अरेंजमेंट कर सकते हैं कि कितने एसेट्स का मालिक कौन रहेगा और फिर अगर डाइवोर्स हो जाए तो हर किसी को उतना ही एसेट मिलेगा, ना कि आधा। यूसीसी लागू होने के बाद भी ऐसे कई रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं जहां वुमेन के खिलाफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के नाम पे क्राइम्स किए जाते हैं। मुस्लिम मेन के लिए यहाँ पे पॉलीगैमी यानी एक से ज्यादा शादी करना अलाउड नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट हिंदू मेन बाइगैमी यानी दो शादी कर सकते हैं कुछ केसेस में, अगर उनके वाइफ को 25 साल तक कोई बच्चा ना हो या फिर 30 साल तक कोई मेल चाइल्ड ना हो। लेकिन इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैरिज एज का फिक्स होना, सबके लिए सेम इनहेरिटेंस लॉस वगैरह में। लेकिन गोवा में अभी भी यूसीसी को लेकर रिलीजियस सेंटिमेंट्स है। वहाँ के लोग कहते हैं कि यूसीसी के जरिए हमारे रिलीजियस फ्रीडम को दबाया जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि यूसीसी को अगर लागू किया जाए तो आखिर कैसे? कुछ लोगों का ओपिनियन है कि यूसीसी को हमारे देश में तोड़ कर कई सारे लॉज और एक्ट्स के जरिए लागू किया है, जिस तरह से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करना या फिर हिंदूज के लिए इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी का लाना। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन लॉज ने हमारे देश को यूसीसी के तरफ बढ़ाया है और पर्सनल लॉ से दूर किया है। तो इसी तरह से अगर बाकी चीजों के लिए भी सही वक्त पर कानून बनाया जाए, सिचुएशन और लोगों के परसेप्शन को देखकर, तो किसी दिन हमारे देश में सबके लिए एक समान नागरिक कानून हो सकता है। दूसरा ओपिनियन यह है कि जहां तक की ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज की बात, उनके लिए अगर यूसीसी को लागू करना है तो उनके डिमांड्स को इसमें ऐड किया जा सकता है। आज के दिन हमारे गवर्नमेंट का ये नजरिया है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करना चाहिए, लेकिन क्या हमारा देश और हमारे देश के लोग इस यूसीसी के लिए तैयार है? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपकी इसमें क्या राय है। आपके हिसाब से हमारे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो फिर कैसे? ओवरऑल हम उसी बात पे वापस आ जाते हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर ने की। यूसीसी एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। इसको लागू करने से कहीं ज्यादा जरूरी है लागू करने का सही तरीका और वक्त समझना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि और किन टॉपिक्स में वीडियो बनना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।